आज हम सांख्यिकी का अर्थ, उपयोग एवं सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी का अर्थ दो रूप में हो सकता है, एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंक के रूप में होता है, अर्थात सभी आंकड़े समंक नहीं होते, केवल वही आंकड़े जो कुछ विशेष गुण रखते हैं समंक कहलाते हैं। ए एल बाउले के अनुसार समंक किसी अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों का संख्या के रूप में प्रकटीकरण है जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात जब आंकड़े एक दूसरे से संबंधित होंगे और वो उनका एक तथ्यों के रूप में प्रकट करेंगे, वही समंक कहलाएंगे। उसी प्रकार से एक वचन के रूप में सांख्यिकी एक विज्ञान के रूप में है। जिस प्रकार विज्ञान में सभी तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, उसी प्रकार से सांख्यिकी में भी हमारे जो तथ्य होते हैं उनका संकलन करना, उन समूहों का संकलन करना, विश्लेषण करना, निर्वचन करना से संबंधित जो रीतियों का अध्ययन किया जाता है, वो एक विज्ञान की भांति होता है, वो एक वचन के रूप में सांख्यिकी कहलाती है। ए वॉफ के अनुसार सांख्यिकी ऐसी रीतियों का समूह है जो उस समय प्रयोग में आती हैं जब हम संख्या संबंधी समूहों की विशाल ढेर का अध्ययन करना और उसे सरल तथ्य निकालना चाहते हैं। सांख्यिकी का उपयोग महत्व बहुत ज़्यादा है। यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी हमारे कोर्स में है। सांख्यिकी का महत्व जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ गया है। जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चिरकाल तक सांख्यिकी का प्रयोग सिर्फ अंगणित के रूप में हुआ करता था, परंतु आज सामाजिक विकास, सभ्यता की प्रगति, आर्थिक क्रियाओं की निरंतर वृद्धि होने के साथ साथ इस विज्ञान का क्षेत्र भी अत्यधिक बढ़ गया है। अब ये विज्ञान मानव जीवन के हर मोड़ पर एक पथ प्रदर्शक की भांति कार्य करता है ताकि मानव अबाध गति से प्रगति की ओर अग्रसर हो सके। इसके जो यूज़ है, महत्व हैं, बहुत सारे हैं। पॉइंट नंबर 1, राज्य और सांख्यिकी में इसका उपयोग क्या है, इसका महत्व क्या है। सांख्यिकी का उद्गम एवं विकास राज्य विज्ञान के रूप में हुआ था और ये विज्ञान अपने विकास के प्रथम चरण में केवल राज्य के अंकगणित के नाम से जाना जाता था। राज्य सांख्यिकी के माध्यम से राज्य की आय, व्यय, जनसंख्या, जनशक्ति, भूमि संबंधी समूहों का संकलन करता था। आज जबकि राज्य की क्रियाओं का अत्यधिक विस्तार हो चुका है, राज्य की प्रत्येक नीति का निर्धारण सांख्यिकी के सहयोग से ही हो पाता है। कारारोपण के क्षेत्र में बजट को तैयार करना हो या आय व्यय का लेखांकन निकालना हो या सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करनी हो या सामाजिक कल्याण संबंधी जितने भी पहलुओं का अध्ययन करना हो, चाहे बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय उत्पादन, जनता का स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े, सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं, तो सभी के सभी सांख्यिकी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। उसी प्रकार से जो हमारे एक लोकतांत्रिक देश का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी को जन कल्याण की योजनाओं का बराबर लाभ मिले, सभी और हमारा सभी जनता के लिए वो राष्ट्रीय सरकारें और राज्य सरकारें कार्य कर सकें, तो उन्होंने उसके लिए एक नियोजन की व्यवस्था की है। हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक नियोजन एवं सांख्यिकी का आर्थिक नियोजन किया जाता है। उसके अंदर भी सांख्यिकी के तत्वों का बहुत अधिक महत्व है। इस संबंध में प्रोफेसर टिपेट ने बिल्कुल सटीक कहा है, नियोजन आजकल का व्यवस्थित क्रम है और समूहों के बिना नियोजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अर्थात योजना का अस्तित्व पूर्णतः आंकड़ों पर ही आधारित होता है। वर्तमान की व्यवस्था, भूतकाल की विवेचना और भविष्य के अनुमानों पर ही नियोजन का संचालन, एक सफल संचालन टिका होता है, निर्भर करता है। हम अन्य शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि समूहों के बिना आर्थिक नियोजन पतवार या एक कंपास रहित जहाज की भांति होता है, जो कहीं भी रास्ता भटक सकता है, जो हमें कहीं भी एक दुर्घटना हो सकती है। उसे बचने के लिए हमारे जो तथ्य हैं उपयुक्त होने चाहिए, सटीक होने चाहिए, ताकि हमारा नियोजन एक सफल हो और सुव्यवस्थित हो। अगला, सांख्यिकी का प्रयोग उद्योग धंधों, व्यवसाय और वाणिज्यों में भी बहुत होता है। उद्योग धंधों तथा व्यापारिक क्षेत्र में एक उत्पादक व्यापारी के लिए भी सांख्यिकी का उतना ही महत्व है जितना एक राज्य सरकारों के लिए होता है। उत्पादक को भी अपनी वस्तु की लागत, लाभ का अनुमान लगाना पड़ता है ताकि वो अपने उत्पादन का स्तर, व्यापारिक नीतियाँ का निरूपण कुशलता से कर सके। एक कुशल उत्पादक वस्तु की मांग के प्रति सदैव जागरूक रहता है और मांग के अनुरूप लगान के लिए औसत व सीमांत लागत का निरूपण करने के लिए प्रत्येक उत्पादक भूतकाल की मांग तथा भविष्य में
की जाने वाली मांग के अनुमान पर ही वर्तमान की नीतियों का निर्माण करता है, अपना उत्पादन का निर्धारण करता है। मांग के अलावा कच्चे माल को खरीदना यानी क्रय करना, तैयार माल के लिए विक्रय करना, यातायात की लागतें, विज्ञापन लागतें हैं, मजदूरी हैं, वित्तीय साधनों के प्रति जो भी मूल्य निर्धारण करता है वो एक सांख्यिकी के माध्यम से ही कर पाता है। वर्तमान में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व इतना बढ़ गया है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक जो भाग है, चाहे उत्पादन हो, उपभोग हो, विनिमय हो, वितरण, सभी क्षेत्रों में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ गया है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के बिना आप किसी चीज़ की कल्पना भी नहीं कर सकते। सांख्यिकी जो हमारा एक हिस्सा है शरीर का, वो आर्थिक क्रियाओं के हिस्से के रूप में आ गया है। जैसे उपभोग के अंतर्गत इच्छाओं की सापेक्षता है, जीवन स्तर है, भिन्न भिन्न मदों पर व्यय तथा मांग की लोच जैसी समस्याओं का मूल्यांकन समंकों के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर ये सटीक नहीं होंगे तो हम उपभोग संबंधी जो क्रियाएँ हैं, उससे उत्पादन करेंगे वो अपन नहीं कर पाएंगे। जैसे उत्पादन है, उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पत्ति का अनुमान है, राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण है, पूंजी निर्माण है। राष्ट्रीय उत्पत्ति के ज्ञान केवल समूहों के आधार पर ही ज्ञात किया जा सकता है, वरना संभव नहीं है। उसी प्रकार से विनिमय के क्षेत्र में भी चाहे समूहों का प्रयोग होता है, जैसे व्यवसायिक उन्नति है, व्यापारिक ढांचा है, आयात निर्यात है, देश का भुगतान संतुलन है तथा देश में मुद्रा की उपलब्धता है। अनेक जो समस्या हैं ऐसी जिनका समाधान हम मुद्रा सांख्यिकी से ही किया जा सकता है। वितरण संबंधी जो है सांख्यिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय संपत्ति के वितरण का आधार है, राष्ट्रीय लाभांश का उत्पत्ति के साधनों का आवंटन है, प्रति व्यक्ति तथा उसका कालों में तुलनात्मक अध्ययन के भिन्न भिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति का ज्ञान करने पर सहयोग प्रदान करता है, वो इसी से ज्ञात किया जा सकता है, वरना संभव नहीं है। इतने उपयोग होने के बावजूद भी सांख्यिकी की कुछ सीमाएं हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, उन सीमाओं से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। जिस प्रकार एक वास्तविक विज्ञान चाहे भौतिक शास्त्र या रासायनिक शास्त्र में कमियां होती हैं, उसी प्रकार के एक अशास्त्र विज्ञान तो हैं, परंतु इस प्रकार की कमियां हैं, उन कमियों से भी हम अनभिज्ञ नहीं हैं। जैसे सांख्यिकी हमारा एक विज्ञान की भांति कार्य करता है, परंतु फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ अपवाद हैं, इसकी सीमाएँ हैं। पॉइंट नंबर 1, सांख्यिकी समूह का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत इकाइयों का। सांख्यिकी के अध्ययन की विशेषता यह है कि वो समूह का अध्ययन मात्र है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। यद्यपि इकाइयों के माध्यम से ही समूह या समग्र का अध्ययन किया जाता है, परंतु वो हमेशा उसकी उपेक्षा करता है, उसका आभास प्रकट होता है। पॉइंट नंबर 2, सांख्यिकी सदैव संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करता है, गुणात्मक का नहीं करता है। जैसे सांख्यिकी की दूसरी सबसे बड़ी कमी है कि वो यह सीमा है कि वो केवल मात्र सांख्यिकी तथ्यों और समस्याओं का अध्ययन कर पाता है, गुणात्मकता का नहीं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी सदैव उनका जो संख्यात्मक रूप में वर्णन कर सकते हैं, जैसे आयु है, ऊंचाई है, लंबाई है, आय है, उत्पादन है, इत्यादि तथ्यों और उन समस्याओं का अध्ययन कर सकता है, परंतु जो गुणात्मक रूप से जो समस्याएं हैं हमारी, जिनका गुणात्मक रूप होता है, उनका अध्ययन नहीं कर, जैसे कि एक सुंदरता है, चरित्र है, स्तर है, बौद्धिक स्तर है, व्यवहार है, इत्यादि जो गुणात्मक रूप से होती हैं, उनका अध्ययन नहीं कर पाता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। दूसरा, अगली समस्या, इसकी जो सीमाएं हैं, जो है सांख्यिकी समूहों का सजातीय होना अति आवश्यक है। अगर सांख्यिकी सजातीय अगर समग्र एक रूप नहीं होंगे, सजातीय नहीं होंगे, तो आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मान लीजिए मुद्रा के चलन की मात्रा वर्षा की मात्रा में कोई संबंध नहीं है, तो आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। मनुष्य की आयु और मूल्य स्तर में कोई संबंध नहीं है, तो आप कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। अर्थात जो आंकड़े हैं एक जैसे होने चाहिए, सजातीयता होनी चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए, तो हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे, वरना निकाल नहीं पाएंगे। अगला और अंतिम मैं इसकी सीमा के बारे में कहूँगा, सांख्यिकी का प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस संबंध में प्रोफेसर बाउले के शब्द याद बिल्कुल सटीक हैं। वो कहते हैं, समंग केवल एक आवश्यक किंतु अपूर्ण औजार प्रदान करता है जो लोगों के हाथ में खतरनाक हथियार हैं, जो उनकी प्रयोग विधि और कमियों से परिचित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में सांख्यिकी रीतियाँ अत्यंत खतरनाक हो सकती हैं। अर्थात उसका कुछ अर्थ दूसरा भी निकाल सकते हैं, उनको भ्रमित भी किया जा सकता है। अर्थात बिना ज्ञान या बिना सांख्यिकी रीतियों की नॉलेज या उनकी जानकारी से इनका प्रयोग संभव नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि सांख्यिकी रीतियों की इन सीमाओं के बावजूद भी एक शोधकर्ता के लिए इनकी आवश्यकता अधिक है। हमें जागरूक रहकर, पूर्ण रूप से इनके प्रति सजग रहकर हमें
इनका प्रयोग करेंगे तो हम एक सटीक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं जो हमारी सत्यता के बिल्कुल करीब होगा। वर्तमान में इनका प्रयोग बढ़ता जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की योजना हो, किसी प्रकार की सर्वे हो, उनमें सांख्यिकी रीतियों का ही प्रयोग किया जाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।